अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं ब्रैकेट फंक्शन के ऊपर। स्टेटमेंट है लेट एक्स और वाई कोई भी दो रियल नंबर्स हैं देन द फॉलोइंग होल्ड्स। सबसे पहली है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1। ठीक है, प्रूफ में हमने सबसे पहले लिखा कि मान लो एक्स कोई भी रियल नंबर है तो हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस आर, वेयर आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो आर के लिए हमने लिख दिया लेस देन 1, तो लेस का साइन आ गया और 1 आ गया, ये ऐसे कैसा और ये ऐसे कैसा। ठीक है, तो हो गई एक चीज तो प्रूफ कि x इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। ठीक है, और ये तो बाय डेफिनेशन ही क्लियर था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है वो x से लेस देन इक्वल टू इंटीजर होता है और ऐसे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो x से लेस देन इक्वल टू तो ये होता ही होता है। ठीक, सो ये हो गई हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, काम आएगा काफी, कि x प्लस m का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m वेयर m इज एनी इंटीजर। इसका मतलब अगर एक रियल नंबर हो और एक इंटीजर हो और उनके सम के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया जाए तो इंटीजर उसमें से बाहर आ जाएगा और वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो सिर्फ उस रियल नंबर x के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, इंटीजर जो है वो बाहर आ जाएगा और जो ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये सिर्फ x के ऊपर लगेगा। ठीक है, अब देखो प्रूफ में हमने कहा कि हमें पता है हम x को ऐसे करके लिख सकते हैं, दोनों साइड हमने m प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, इनको इकट्ठे रख दिया, r को यहां लिख दिया। ठीक है, अब देखो किसी भी नंबर को जब हम लिखते थे समथिंग प्लस r, जैसे यहां था कि किसी भी नंबर को जब हम लिखते थे समथिंग प्लस r वेयर r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी हो, तो ये रिप्रेजेंट करता था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, इस x प्लस m को हमने लिखा दिस प्लस r वेयर r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, तो डेफिनेटली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, तो इसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला वो ये आ गया। ठीक है ना, और यही हमें प्रूफ करना था। तीसरा है कि x के ऊपर ये फंक्शन लगाएं हम और y के ऊपर ये लगाएं तो आंसर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस वाई, और ये फर्दर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस 1 के। ठीक है, सो हमने x को ऐसे लिख दिया और y को ऐसे लिख दिया। x के लिए जो ये r1 आया, y के लिए r2 आया, वेयर r1 r2 इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। फिर हमने x और y को जोड़ा तो इतना आ गया। ठीक है, अब मैं ये आपको ये वाली चीज कैसे आई है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो x की वैल्यू होती 5.2, y की वैल्यू होती मान लो 6.3, x प्लस वाई कितना आ जाता 11.5। ठीक है, x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 11, x का इंटीग्रल पार्ट 5, y का इंटीग्रल पार्ट 6, सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस वाई। रिपीट कर रही हूँ, x लिया हमने 5.2, y लिया y हमने लिया 6.3, x प्लस वाई आया 11.5, इसका इंटीग्रल पार्ट आया 11, x का इंटीग्रल पार्ट 5, y का इंटीग्रल पार्ट 6, और ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाने के बाद जो आंसर आया वो इक्वल है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y के। कब, अगर यहां से देखो x प्लस वाई को जोड़ा था तो ये आ गया दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, अगर r1 प्लस r2 इज लेस देन 1, यहां पर देखो ध्यान से कह रहा है अगर ये वाली चीज जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट था और जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट था उन दोनों को हमने जोड़ा और अगर वो 1 से कम है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पर लगाएंगे तो ये आंसर आएगा। जैसे कि यहां देखो इसका इंटीग्रल पार्ट है 5 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.2, इसका इंटीग्रल पार्ट है 6 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3। ठीक है, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r1, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस r2। r1 कितना है 0.2, r2 कितना है 0.3,
तो R1 प्लस R2 कितना हो गया 0.5, जो कि 1 से कम है। इस वजह से दिस प्लस दिस इक्वल आ गया इसकी। ठीक है, ये यहाँ लिखा है कि x प्लस वाई का इंटीग्रल पार्ट इक्वल आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y के, अगर R1 प्लस R2 1 से कम है तो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, मान लो मैंने x लिया होता 6.8 और y मैंने लिया होता 7.9। ठीक है, यहाँ पर x मेरा है 6 प्लस 0.8 और y है 7 प्लस 0.9। ठीक है, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस R1। ठीक है, और ये हमारा आ गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस R2। ठीक है, अब x प्लस वाई निकालो, कितना हो गया 14.7। ठीक है, x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया 14, लेकिन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना था 6 और y का 7। तो क्या इन दोनों का सम इसके बराबर है? नहीं है, इन दोनों का सम है 13। ठीक है, तो अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है कि दिस इज इक्वल टू दिस प्लस 1। इसकी वैल्यू तो 13 है। ठीक है, 13 प्लस 1 14 और इसकी वैल्यू भी 14 थी। देखो सिंपल सी बात है, अगर इसका और इसका सम 1 को क्रॉस कर जाता है तो 1 तो इंटीग्रल पार्ट में चला गया। मान लो इन दोनों का सम कितना आया 1.7, तो 1.7 को तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 0.7, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो इसको कहा जाएगा। ये पार्ट तो किस में चला जाएगा 1 वाला हिस्सा जो इंटीग्रल पार्ट में चला जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा जितना इसका इंटीग्रल पार्ट था और जितना इसका इंटीग्रल पार्ट था उसमें 1 और जोड़ेंगे तो वो सारा किस में जाएगा इंटीग्रल पार्ट में, और जो बचा हुआ है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसके फ्रैक्शनल पार्ट और इसके फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 या 1 को क्रॉस करता है तो 1 को तो हमें छोड़ना पड़ेगा इंटीग्रल पार्ट में। ठीक है, और जो बचा हुआ हिस्सा है दैट इज हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है ना, इस वजह से ये चीज यहां पर आ गई है। ठीक है, अब दोनों ही सिचुएशन में देखो, अगर ये इसके बराबर है तो भी ये इससे लेस है, और अगर इसके बराबर है तो इक्वल है। तो कुल मिला के इनके बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। ठीक है, ऑल्सो ये वाली टर्म इससे कम होती है और ये वाली टर्म इससे कम होती है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम से कम आ गया। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो लेस देन इक्वल टू होगा इसके इंटीग्रल पार्ट से, लेकिन ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, इनका सम भी इंटीजर होगा, और इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट निकालते हैं तो वही का वही आंसर आ जाता है। जैसे 5 का इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बाहर वाली जो ब्रैकेट है वो हमारी हट गई। सो ये इससे लेस देन इक्वल टू है और ये फर्दर इससे लेस देन इक्वल टू है, और यही हमें इसके थर्ड पार्ट में प्रूफ करना था। ठीक है, फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर अब अगला है, अगर x इंटीजर है तो x का इंटीग्रल पार्ट x आएगा, माइनस x भी इंटीजर है तो उसका भी इंटीग्रल पार्ट माइनस x आएगा। इन दोनों का सम कितना आ गया 0। अगर x इंटीजर नहीं है तो x को तो हम लिखेंगे दिस, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस x का इंटीग्रल पार्ट, मतलब इस पूरे का इंटीग्रल पार्ट। इसमें से रियल कौन है और इंटीजर कौन है? ये इंटीजर है और ये रियल है। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर क्या आएगा, जो इंटीजर है वो तो हमारा बाहर आ गया और जो रियल पार्ट है उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हो गया बाय दिस सेकंड प्रॉपर्टी। इंटीजर बाहर आ जाता है और ये फंक्शन सिर्फ रियल पार्ट पे रह जाता है। ठीक है, तो इंटीजर जो था माइनस दिस बाहर आ गया और माइनस r एक रियल नंबर था उसके ऊपर ब्रैकेट लग गई। अब क्योंकि r 1 से छोटा है, r 0 और 1 के बीच का है, तो माइनस r कहाँ आएगा, -1 और 0 के बीच में। ठीक है, और -1 और 0 के बीच में अगर कोई भी नंबर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, -1, क्योंकि उससे छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, -1, -2, -3, -4, उन सब में से सबसे बड़ा कौन है, -1, इसलिए इस पूरे की जगह लिख दिया -1। इसको उस तरफ लेके गए तो ये आ गया कि उधर गया तो प्लस का हो गया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू -1। तो अगर इंटीजर है तो इनका सम 0 आएगा, इंटीजर नहीं है तो इनका सम -1 आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है।